फ्रेंड्स, ये कहानी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरिराम ने पहले उदित को ढूंढा और वो नोट उसे दे दिया। उदित, ये क्या है भैया? हरिराम, ये आदि भैया दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको दे दे। उदित ने आदित्य का लिखा हुआ पढ़ा और फिर वो सुहाना को इस बारे में बताकर ऊपर चली आई। उसने कमरे में आकर आदित्य को ढूंढा लेकिन आदि कमरे में नहीं था। उदित ने गार्डन एरिया की तरफ देखा तो आदि उसे वहां खड़ा दिख गया। आदि अपने पौधों में पानी दे रहा था, तभी उसकी नजर एक खिले हुए गुलाब पर गई जिसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो फूल गार्डन में सबसे अच्छा लग रहा था। आदि ने उस पेड़ की सारी पीली पत्तियां निकाल दी और उसे पानी और खाद देकर उस फूल को ऐसे सहलाने लगता है जैसे कोई पिता अपने बच्चे का सर सहलाता है। आदि को ये करते देख उदित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो गार्डन एरिया में जाती है। आदित्य की पीठ उसकी तरफ थी। उदित ने उसे गले लगा लिया और बोली, आपको पता है, आप एक बहुत अच्छे पापा बनेंगे। जो इंसान अपने पौधों को इतनी परवाह करता है, वो अपने बच्चे को कितनी परवाह करेगा। आदित्य ने उसका हाथ खोला और उसे सामने से गले लगा लिया। उसने उदित को बड़ी देर तक गले लगाए रखा। उदित, क्या हो गया है आपको? आदित्य कुछ नहीं बोलता, बस उदित को गले लगाए खड़ा है। उदित उसकी पीठ सहलाकर, मैं यही हूँ आपके पास। आदित्य आप भी चुप। लेकिन उसके आंसू उदित को अपनी पीठ पर महसूस हो रहे थे। उदित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में लेकर आ गई। उसने आदित्य को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गई। उसने आदित्य की आंखों में आए आंसुओं को देखकर कहा, बाप रे, ये क्या देख लिया हमने? इतने मोटे मोटे आंसू, वो भी हमारे मास्टर सिंघानिया की आंखों में। किसी ने देख लिया तो क्या ही कहेगा कि आदित्य राय सिंघानिया रोते भी हैं। फिर उसके आंसू साफ करके, और एक बात सच कहे तो आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आदित्य, आखिर तुम ये सब कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें याद नहीं कैसे उसने तुम्हारे गले पर कांच रखा था? ये सब सारी मुसीबतें तुम्हें मुझसे मिलने के बाद ही मिली। उदित आदि का हाथ पकड़कर, सच कहे तो हम डर गए थे, काफी ज्यादा। पर हमें इस बात का भी यकीन था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें आपसे मिलने के बाद ही हमारी जिंदगी में आई हो। पहले भी कई मुसीबतें आई थी और आगे भी आती रहेंगी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम इन मुसीबतों का सामना अकेले करते थे और अब आप हमारे साथ हैं। आदित्य भी उदित के पास नीचे बैठते हुए बोला, यकीन तो मुझे भी था कि तुम जहां भी होगी ठीक होगी, लेकिन तुम्हारे गायब होने से ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने मुझे धुएं से भरे अकेले कमरे में छोड़ दिया, जहां हर एक सेकंड के साथ सांस लेना मुश्किल होता जा रहा हो। अगर खुद को न संभालता तो मर ही जाता। कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी मुझे। दिल कह रहा था एक बार सामने आ जाओ तो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना होने दूंगा। धड़कनें मानो चलने से भी इनकार कर रही थी। कहते कहते आदित्य ने उदित के हाथों को इतनी जोर से पकड़ा था कि जैसे उदित कोई सपना देख रही हो और वो आंख खोलते ही टूट जाने वाला हो। उदित, आप बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। हमें अब कुछ नहीं होगा। टिया जेल में है, हम आपके पास हैं, एकदम महफूज। आदित्य, मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर लेट जाऊं थोड़ी देर के लिए प्लीज? उदित, हाँ। आदित्य उदित की गोद में सर रखता है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। उदित पर भी इस इंसिडेंट का बुरा असर पड़ा था, लेकिन आदि की यह हालत देख उसने खुद को कुछ भी कहने से रोक लिया। आदि को सोता देख उसने भी अपना सर बेड से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो भी सो गई। थोड़ी देर बाद लच और नील कमरे में आते हैं, लेकिन उन दोनों को सोया देखकर वापस चले जाते हैं। काफी रात हो चुकी है, सब सो जाते हैं, लेकिन लच बाहर ही बैठा है। वो टिया के बारे में सोच रहा था। अगर माही ने उसे नहीं रोका होता तो आज उदित का क्या होता, और ऐसी सिचुएशन में आदि क्या रिएक्ट करता। ये सब सोचकर लच एकदम से सिहर उठा। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए उसने जेब में रखी सिगरेट निकाली और होठों के बीच रख ली। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता था। लच डेली स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन हाँ, कभी कभी जब बेचैनी ज्यादा होती थी और कोई बातें शेयर करने वाला पास नहीं हो तो लच स्मोक कर लेता था। लच ने लाइटर जलाया ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ ली है आपने? पैकेट के ऊपर जो लिखा रहता है उसे भी पढ़ लेते।
लक्ष्य पीछे मुड़कर देखता है तो उसे माही दिखाई देती है जो उसी की तरफ आ रही है। लक्ष्य, मैं समझ नहीं पाया क्या पढ़ना था मुझे, ये कहकर उसने सामने की कुर्सी पर माही को बैठने को कहा। माही, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लक्ष्य, वैसे तो और भी कई चीजें नुकसानदेह हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना, ये भी ठीक वैसा ही है। माही ने लक्ष्य के होठों के बीच दबी सिगरेट निकाल कर दूसरी तरफ फेंक दी और बोली, सॉरी, लेकिन मेरे सामने मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं करने दे सकती जो आपके लिए नुकसानदायक है। फिर उसका हाथ पकड़कर, चोट कैसी है आपकी? लक्ष्य, पहले से बेहतर है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम्हें उसकी परवाह होगी। माही, अब मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि किसी से उसकी चोट के बारे में भी ना पूछूं, खासकर उससे जिसकी वजह से मेरी बहन की जान बची। लक्ष्य, अच्छा, तुमने चोट के बारे में सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन को बचाया था? तो मैं तुम्हें बता दूं, अपनी बहन को तुमने बचाया था, मैंने नहीं। लक्ष्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और दबी आवाज में खुद से बोला, इस पागल लड़की को और कैसे समझाऊं? बाकी चीजें इससे इतनी आसानी से समझ आ जाती हैं, लेकिन इतनी सी बात इसके दिमाग में नहीं आ रही है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। माही ने वैसे तो उसकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, जाने कौन मेरी बुराई कर रहा है। मेरी जीभ दांतों के नीचे आ गई लक्ष्य की ओर देखकर, जरूर आप ही मेरी बुराई कर रहे हैं। लक्ष्य, भला मैं तुम्हारी बुराई किससे करूंगा? तुम तो इतनी प्यारी हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि वैसे तो तुम इतनी समझदार हो, लेकिन मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। माई, आपकी कौन सी वाली बात नहीं समझी मैं? जरा एक बार और कोशिश कीजिए, शायद इस बार समझ जाऊं। लक्ष्य, तुम सब समझती हो, बस मुझे परेशान कर रही हो। माई, हाँ तो यही सोच कर जाने दीजिए, फिर मत कहिएगा कि मैं आपकी बातें समझी नहीं। अब जब करने को कोई बात ही नहीं है तो क्यों ना मैं सोने जाऊं? वैसे भी कल मुझे इंदौर के लिए निकलना है। इंदौर जाने वाली बात पर माही ने कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा। लक्ष्य, क्या कहा तुमने? माही, यही कि सोने जा रहे हैं। लक्ष्य, नहीं, उसके बाद। माही, क्या लक्ष्य, तुम भी इतनी रात को तुम्हें गेम खेलना है? मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर माही थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि लक्ष्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य, तुम नहीं जा सकती। माही, लगता है तुम्हें मेरे पंच की आदत पड़ गई है, मुक्का बनाती हुई। एक तू क्या, मेरा रास्ता कैसे रोका तुमने? लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके पैरों के पास बैठकर बोला, तुम्हें याद है मैंने फैक्ट्री के अंदर जाते वक्त तुमसे क्या कहा था? माही, लक्ष्य, तब से कितनी बातें हुई हैं, मुझे कैसे याद होगा? उस वक्त वैसे भी मेरा ध्यान तुम्हारी बातों से ज्यादा अंदर जाने में था, इसलिए सच कहूँ तो ध्यान से सुनी ही नहीं तुम्हारी बातें। बताओ ना, क्या कह रहे थे उस वक्त तुम? माही को सारी बातें याद थी, लक्ष्य का कहा एक एक शब्द, लेकिन वो चाहती थी कि लक्ष्य एक बार फिर वो बातें उससे कहे, इसलिए वो सफेद झूठ बोल गई। माही की बात सुनकर लक्ष्य को लगा वो माही के साथ अब जबरदस्ती कर रहा है, जिस रिश्ते को माही बनाना ही नहीं चाहती। लक्ष्य उस रिश्ते के सपने देख रहा है। लक्ष्य उठकर खड़ा हो गया और माही से बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं याद तो बातें इतनी भी जरूरी नहीं, जाओ सो जाओ, तुम्हें कल जाना है। माही ने नोटिस किया इस वक्त लक्ष्य के चेहरे पर उसके दिल का दर्द दिख रहा था। कुछ देर पहले का खिला हुआ चेहरा अचानक से मुरझा सा गया था। माही, अब तुम लड़कियां जैसे नखरे कर रहे हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। लक्ष्य, कुछ बातें और कुछ लोग इतने भी जरूरी नहीं होते माही कि उन्हें दिल में रखा जाए, शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। माही को अब एहसास हो रहा था कि उसकी मस्ती मजाक की वजह से उसने लक्ष्य को दर्द दे दिया। माही को भी लक्ष्य से प्यार हो गया था, लेकिन उसे इसका एहसास उस वक्त हुआ जब टिया ने कांच लक्ष्य की तरफ उछाला और वो उसकी कलाई पर जाकर लगा था। वो बस लक्ष्य को परेशान कर रही थी, लेकिन लक्ष्य ने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। माही ने प्यार से लक्ष्य को अपनी तरफ किया और बोली, बताओ ना, क्या कहना चाहते थे तुम? मैं अभी तक मस्ती कर रही थी, लेकिन अब सीरियस हूँ, चलो बताओ। लक्ष्य ने माही का चेहरा देखा, उतना ही मासूम और उतना ही प्यारा जितना पहली मुलाकात में लगा था। लक्ष्य एक बार फिर उसके चेहरे में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसे माही की बात याद आ गई। माही ने कहा था कि प्यार जैसी चीजों पर उसे यकीन नहीं है। वो अपने प्यार का इजहार करके माही की दोस्ती भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो बस एकटक उसे देखने लगा। माही, बोलो ना, वैसे सच कहूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो तुमने कहा था, लेकिन एक बार और बोलोगे तो आसानी होगी। लक्ष्य ने दूसरी सिगरेट निकाली और जलाकर मुंह में रखते हुए कहा, अरे, मैं तुम्हें वो बातें इसलिए याद दिला रहा था कि
आखिर तुम इन बातों को सीरियसली तो लेकर नहीं बैठ गई? वैसे तुम उन बातों को सीरियस लेने वाली लगती नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ लगा हो तो सॉरी। माही ने लच का चेहरा देखा। इस बार उसका चेहरा कठोर था, कोई दर्द के भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। माही, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, फिर चाहे मैं करूं या ना करूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लच, वो जो कुछ भी मैंने कहा वो एक मजाक था, जैसे कि मैंने शुरू से किया था। आखिर शादी में दुल्हन की बहन और देवर का यही तो रिश्ता होता है। तुम मेरी उन कुछ बातों को इतना सीरियस कैसे ले सकती हो? इतना कहकर लच ने वापस सिगरेट निकाली और अपने होठों के बीच रख ली। लची की ये बकवास बातें सुनकर अब माही का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। माही, क्या कहा तुमने? वो सब बातें तुमने मजाक में कही थी? लच, हाँ मजाक था। तुमने तो शुरू से उसे मजाक के जैसा ही लिया था, तो अब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माही के जिस दिल ने अभी धड़कना ही शुरू हो गया था वो टूट गया। वो झटके में उठी और कुर्सी पर चढ़ गई। उसने लच का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंकते हुए उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने बिल्कुल सामने ले आई और अपने नाखून से उसकी गर्दन पर दबाव बनाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह घटिया मजाक करने की? खुद को कूल डूब दिखाने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी। तुम्हें लेकर मेरी जो पहली वाली सोच थी वही सही थी। तुम सारे लड़के होते ही कमीने हो। वैसे तुम्हें तो लड़का कहा भी नहीं जा सकता। अंकल हो तो अंकलों वाला दिमाग ही चलाओगे ना। इतनी बड़ी बात मजाक में बोलना तुम्हारा ही टैलेंट हो सकता है। लेकिन अब मेरी एक बात कान खोलकर सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। कुछ देर को मुझे लगा था मैं तुम्हें हाइड कर रही हूँ। शायद तुम्हारे लिए प्यार सच में मायने रखता है। अपने सर पर हाथ मारते हुए, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट थी, क्या कर सकती हूँ? ध्यान से सुनो लक्ष्य माहेश्वरी, अपने दिल और दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लेना। माही सिर्फ सीधी दिखती है, इसके अलावा उसमें कुछ भी सीधा नहीं है। सिर्फ शक्ल मासूम है पर दिमाग की बहुत टेढ़ी है, और जबान की तो तौबा तौबा। इसलिए वार्निंग दे रही हूँ, कल सुबह तक हमें अपनी ये शक्ल मत दिखा देना, वरना मैं क्या करूंगी मुझे भी पता नहीं। माही बिना रुके बोले जा रही थी और लक्ष्य था कि उसकी आंखों में एक टक देखता उसकी बातें सुन रहा था। अभी खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक ये कोशिश काम नहीं करेगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे दोस्तों के सामने, ये भाई के सामने, मैं कुछ ऐसा कहूँ जो उन्हें हर्ट लगे। तो बेटर है मेरी बात मानना। साला अपना सर खुद ओखली में देने आई थी, हर जगह दिमाग की सुनती थी। इस बार इस दिल की क्यों सुनी मैंने? कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा हुआ जो वक्त के पहले ही सब कुछ समझ आ गया। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे सही साबित किया। मैं सही थी। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ चोचले हैं जो खुद को तकलीफ देती हैं। मैंने जो किया उसमें मेरा दिल टूट कर बिखर रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एडजस्ट कर दूंगी। हाँ, दोबारा कुछ ऐसा ना हो। अब इसकी पूरी कोशिश करूंगी। अब अपनी ये शक्ल लेकर मेरे सामने से ऐसे गायब हो जाओ जैसे कि हम दोनों कभी मिले ही ना। बाय फॉर एवर। बोलते हुए माही अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो आंखों के किनारे से निकल ही गई। इतना सब कुछ कहने के बाद माही ने उसकी गर्दन से अपना हाथ हटाया और लच उसके आंसू ना देख पाए इसलिए पीछे मुड़कर जाने लगी, और ये होना लाजमी था। आखिर उसे भी तो ये प्यार का एहसास होने लगा था। अचानक जाते हुए माही मुड़ी और उसने लच के पेट में एक जोरदार पंच जड़ दिया। पंच इतना सॉलिड था कि लच एक बार को झुक गया और अपना पेट पकड़ लिया। माही, तोड़ना तो तुम्हारा मुंह चाहती थी, लेकिन दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए इसी से खुद के मन की शांति कर ले रही हूँ। मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी मेरा नाम तक मत लेना अपनी जबान से। ये कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि लक्ष्य से पीछे की आवाज आई, मुझे तो लगा था तुम वॉरियर हो, अपने लिए लड़ने का हुनर तुम में कूट कूट कर भरा है। तो क्या खुद को स्ट्रांग दिखाने वाली माही इतनी आसानी से गिव अप कर देती है क्या? मुझे तो लगा था तुम जिसके साथ रखने का मन बना लोगी उसके कभी खुद से दूर नहीं जाने दोगी, लेकिन यहाँ तो तुम खुद जा रही हो। माही जाते हुए, एक नंबर के कमीने हो तुम, जानबूझकर वही कर रहे हो जिसके लिए रोका था। अच्छी बात है, मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए जा रही हूँ। कमजोर होती तो तुम्हारे सामने रोती गिड़गिड़ाती। अब अगर एक बार भी कुछ बोला तो दांतों का सेब बिगाड़ कर रख दूंगी मैं। मैंने तो अच्छा खासा अपने दिल की बात सुनने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मजाक कहकर सब बंटाधार कर दिया। मुझे तुम्हारे जैसे किसी इंसान की जिंदगी का मजाक
बनकर रहना पसंद नहीं, समझे तुम। माही ने इतना सब कुछ बोला, लेकिन चाहते हुए भी वो अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। उसका पहला था जो उसके हिसाब से शुरू होने पहले ही खत्म हो गया था। इन सब के बावजूद भी उसने कनखियों से पीछे की तरफ मुड़कर देखा कि शायद लक्ष्य कह दे कि उसने जो कहा वो गलती है, पर लक्ष्य तो वहां था ही नहीं। माही ने वापस अपना सर पीटते हुए, साला दिमाग खराब करके रख दिया है इस प्यार नाम के बलाने। मैंने इस कमीने दिल को खुला छोड़ा ही क्यों? बेमतलब का कांड हो गया। सही कह गए बड़े बूढ़े, दिमाग से काम लेना चाहिए, ये दिल को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। मैंने ढील क्या दी, मेरी ही जिंदगी कचरे में कर दिया इसने। कोई भी आके बैंड बजाकर चला जा रहा है, साला तबला समझकर बैठ गए हैं लोग। शुक्र मनाओ लक्ष्य माहेश्वरी, तुम अभी असली वाले माही से नहीं मिले हो, वरना वो गला काट कर फेंक देती और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देती। सच ही कहते हैं लोग, जब दिमाग खराब होता है तभी लोग प्यार में पड़ते हैं। माही बहुत दोस्तों का ब्रेकअप करवाए थे ना, बड़ी ब्रेकअप पार्टी की थी ना तूने 56 पर जाकर, तो तेरा दिल टूटना तो पक्का था। अब सराफा जाकर खुद की ब्रेक अप पार्टी देना, फिर खुद ही अब काहे की ब्रेकअप पार्टी, तेरा से कटा है। माही बोलती हुई चली जा रही थी। वो आंसू को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी आए जा रहे थे। तभी किसी से टकराई। माही, अंधा है क्या बे? दीदी घर पर छोड़ आया था तो खुद क्यों बाहर निकल आया? डिजाइन डालने के लिए मेरी वो जिंदगी मिली है सबको, बस आओ और यहाँ कचरे कर दो मेरे। क्या शानदार जिंदगी थी अपनी, लेकिन खुद को ही चुल्ल मची थी इस बवाल को पालने की। यहाँ अपनी चीजें संभल नहीं रही है और ये आगे अलग से सूरदास बना घूम रहा है। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, सामने खड़े लक्ष्य ने कहा। माही, तो बोल ना बे, चुपचाप क्यों खड़ा है? भगवान ने मुंह बोलने के लिए दिया है, कुछ इस्तेमाल कर ले इसका। सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तू भी बोल। वैसे तू क्या कहेगा? मैं खुद ही खुद को अंधा बोल लेती हूँ। साला अंधी ही थी मैं, जो इस बार दिल की सुनी। इतने लड़के पीछे पड़े थे, उनसे बात तक नहीं थी, और दिल ले जाकर एक उस कंजर से लगाया जिसने एक सेकंड में आसमान से जमीन पर लाकर पटकर। सामने लक्ष्य ने कहा, क्या क्या बोले जा रही हो, पहले देख तो लो सामने है कौन। माही, कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? और वो भी तो जाकर पार्लियामेंट में बैठो। सिंघानियाज के गार्डन में क्या कर रहे हो? कहते हुए माही सामने देखती है तो उसके सामने लक्ष्य खड़ा होता है। उसे देखते ही माही दूसरी तरफ जाने लगती है तो लक्ष्य ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। माही, छोड़ो मुझे, अपनी ये ताकत किसी और पे आजमाना, जिससे मजाक नहीं सच का प्यार हो। माही ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लक्ष्य के हाथ को वो हिला भी नहीं पाई। माही, मुझे जोक्स नहीं पसंद, लेकिन फिर भी तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले मजाक किया वो बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, अपना हाथ छुड़ा दो। अब तो तारीफ भी कर दी, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। गुस्सा करते हुए छोड़ दो, वरना इस बार बहुत जोर का मारूंगी, इतनी जोर से कि तुम्हारी अंतड़िया तक डांस करने लगेगी। लच, कैसे जाने दूं, वो भी ये जानने के बाद कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि इतनी देर से सुनाई जा रही हो। भाई, अजीब इंसान हो। मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत की बारह बजा रही हूँ और इसमें तुम्हें मेरा प्यार नजर आ रहा है। देखो, प्यार से समझा रही हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना अभी सिर्फ नाखूनों के निशान बने हैं, अगली बार तुम्हारा गला ही निकाल कर फेंक दूंगी। माही कुछ और बोलती इससे पहले लक्ष्य ने माही की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया, जिसे माही की सांसें रुक सी गई। वो बोलना तो चाहती थी, लेकिन लक्ष्य के इतने करीब होने की वजह से वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी माही ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्य, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं कि तुम्हें मेरी किस चीज से फर्क पड़ता है। इतना कहकर लक्ष्य ने माही के गर्दन पर किस कर दिया और उसके बाद गालों पर। अब तक माही की हालत खराब हो गई थी। आखिर उसने दिल से लक्ष्य से प्यार किया था, लेकिन तभी उसे लक्ष्य की कही बात याद आती है और वो उसे पीछा धक्का नहीं करते हुए आने की कोशिश करती है। तो लक्ष्य उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है। लक्ष्य के इस इंस्टेंट मूव से माही का माइंड ब्लैंक हो जाता है। वो पीछे हुई और बोली, तो क्या यही करने के लिए तुम वापस आए थे? तुम्हारे वापस आने से एक पल को मुझे लगा मेरी किस्मत भी उदित दी और सुहाना दी जैसी लगी है, लेकिन हर कोई मीर जीजू और आदि जीजू थोड़े होते हैं।
अब तुम्हें जो चाहिए था मुझे लगता है तुम्हें मिल गया। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। माही कुछ और बोले इससे पहले लक्ष्य ने उसके मुंह पर हाथ रखा। कितना बोलती हूँ, एक बार बोल क्या दिया, मजाक है, और तुमने उसे सच मान लिया। बस इतना भरोसा है। चेहरा पढ़ना तो दूर की बात है, तुमने तो आंखें भी पढ़नी नहीं सीखी। माही, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, आंखें पढ़ने की क्लास लेने नहीं। ना ही मेरे इतने दोस्त हैं कि वो मजाक करते रहें और मैं उनका मजाक समझती हूँ। लक्ष्य उसकी बात पे हंसते बोला, अगर किसी से प्यार है तो उसे किसी कीमत पर मत जाने दो। और तुम मेरा वो इम्पोर्टेंट केस हो जिसे मैं किसी कीमत पर हार नहीं सकता। मुझे लगा मैं फोर्सली तुम्हें अपने एक तरफा प्यार की तरफ खींच रहा हूँ, इसलिए मैंने वो सब कहा। मैं बस जानना चाहता था कि तुम मुझे लेकर किस हद तक सीरियस हो। माई, अच्छा, मतलब अब तुम कहना चाहते हो कि जो तुमने कहा था वो मजाक था, तुम मुझे सच का प्यार करते हो। माई ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहा। लक्ष्य, हाँ पागल लड़की, मेरा तुम्हें प्यार करना इस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। माई, दोबारा ऐसा मजाक किया तो लक्ष्य, तो नाखून की जगह बोतल मार देना गर्दन पर, और मुझे यकीन है तुम पर अपना पेट पकड़कर। वैसे भी तुम काफी स्ट्रांग हो। माई, हाँ स्ट्रांग तो हूँ, और होना भी चाहिए। लक्ष्य, यार तुमने बहुत जोर से मारा है मुझे। अगर शादी के बाद भी यही किया तो मेरा क्या हो। माई, ओ हेलो, यहाँ अभी की बात क्लियर नहीं हुई है और तुम शादी तक पहुंच गए। अंकल जी, शादी की उम्र तुम्हारी हुई है, मेरी नहीं। लक्ष्य, अब ये बड़ी उम्र का ताना तुम मुझे कब तक देने वाली हो। भूलो मत, इसी अंकल से तुमने प्यार किया। माई, हाँ वो तो किया है, लेकिन जो हो वो तो बोलूंगी ही। लक्ष्य, अच्छा इतना ही बड़ा हूँ तो अब से आप कहना शुरू कर दो मुझे। माई, कुछ भी, मतलब आप कहना जरूरी है क्या। लक्ष्य ने देखा कि माही से अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल है, तो उसने नाटक शुरू कर दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया और माही को अपने पैरों पर बिठाते हुए बोला, यार तुमने कहीं अपने नाखून में जहर वहर तो नहीं मिलाया था, ये बहुत दर्द हो रहा है। माही, इधर दिखाओ जरा, देखो इतना भी क्या घाव कर दिया मैंने। माही ने देखा तो सच में लक्ष्य की गर्दन पर उसके नाखून के निशान पड़ गए थे। उसने उसे छू कर कहा, बहुत दर्द हो रहा है क्या। लक्ष्य, हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ किस कर दो तो शायद ठीक हो जाए। माही, फिल्में ज्यादा देखती हो क्या अंकल, ये किस से नहीं, दवा से ठीक होगा, चलिए अंदर। माही और लक्ष्य दोनों अंदर जाते हैं। माही किचन में जाती है, वहां से हल्दी लाकर लक्ष्य की गर्दन पर लगाती है। दूसरे दिन सुहाना की पहली रसोई की रस्म थी। अर्चना और शैलेंद्र जी लखनऊ जाना चाहते थे, लेकिन नानी ने उन्हें रोकने को कहा तो शैलेंद्र जी ने कहा, माँ जी, हमने आपकी बात का मान रखकर बेटियों के ससुराल में इतने दिन गुजार दिए, लेकिन अब शादी के बाद बेटी के यहाँ का अन्न खाकर नरक नहीं जाना चाहते, इसलिए अब जाने की आज्ञा दीजिए। मामी जी, अरे भाई साहब, आप इसे बेटियों का घर क्यों कह रहे हैं। नीरो और आदि भी तो आपके अपने बेटे हैं। अर्चना जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन लखनऊ में भी कई दिनों से चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, उन्हें भी देखना है, फिर जल्दी से जल्दी वापस भी तो आना है। आखिर हमें अपनी दूसरी बेटी की शादी भी तो करनी है। नानी जी, इसलिए तो कहा था बेटवा, अभी लखनऊ मत जाइए, हमने पंडित जी को आज ही बुलवा भेजा है। हम जल्द से जल्द उदित बिटिया का भी घर लाना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, वो तो अब आपकी ही अमानत है, शादी तो बस एक औपचारिकता मात्र है, दोनों के दिल तो बहुत पहले से जुड़ चुके हैं। आदि और उदित की शादी तक हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन बेटी के यहाँ रहने को मत कहिए। हम दोनों दीदी के यहाँ रहकर सारी रस्में कर लेंगे। आप जिद करेंगे तो हम मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में कसक बनी रहेगी कि बेटी के यहाँ का खाकर ठीक नहीं कर रहे हैं। नानी, ठीक है बेटा, अगर आप मन से नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तो हमारी सुहाना बिटिया के हाथों का नाश्ता खाकर जाना पड़ेगा, इसमें कोई ना नुकुर नहीं चलने वाली। अर्चना जी, माँ जी, बात तो एक ही हो जाएगी ना, बस आप चलने की आज्ञा दीजिए और पंडित जी जैसा भी कहें बता दीजिएगा तो हम आ जाएंगे। नानी, अब इसके आगे कहीं क्या सकते हैं, लेकिन उदित को हम अभी नहीं जाने देंगे यहाँ से। अर्चना जी, अब तो वो आपकी ही है। नानी, रुकिए, हम बिटिया को बुलाते हैं, आप दोनों उनसे मिल लीजिए। नानी हरी राम से कहकर सुहाना और उदित को बुलाती है। सुहाना, पापा माँ, आप कहाँ जा रहे हैं। शैलेंद्र जी उसके सर पर हाथ रखकर,
लोग बिटिया को घर से विदा करते हैं, लेकिन हम अपनी बिटिया के घर से जा रहे हैं। फिर भी हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। उदित, लेकिन माँ इतनी जल्दी? अर्चना जी, बिटिया जल्दी कहाँ, कितने दिन तो हो गए हैं। एक माँ बाप को यही चिंता होती है कि उसकी बिटिया जहाँ है वो वहाँ खुश तो है, लेकिन यहाँ हमको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी दोनों बेटियों को यहाँ हमसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। शैलेंद्र और अर्चना जी के जाने की बात सुनकर उदित और सुहाना दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो रो के नहीं रुकते। अर्चना जी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम दोनों? वहाँ तो तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार मिलता था, यहाँ तो तुम्हें दो दो माओं का प्यार, बड़ी बहन का प्यार, छोटे भाई जैसे देवरों का प्यार, इतना ज़्यादा प्यार पाकर आंखों में आंसू आए भी तो वो खुशी के होने चाहिए। देखना, अभी कुछ देर बाद ही तुम दोनों सब कुछ भूल जाओगे। अकेले तो हमें रहना है, दुख तो हमें होना चाहिए। उदित, पापा आप तो मुझे बिना शादी के पराया कर रहे हैं। सैलन जी, बेटी कभी पराई नहीं होती है, बल्कि वो तो दो घरों को रोशन करती है। और अभी तो हम दिल्ली में भी हैं, बिना तेरी शादी किए थोड़ी जाएंगे। एक बार उदित फिर दोनों के गले लग जाती है। शैलेंद्र और अर्चना जी बाकी घर वालों से मिलते हैं, लेकिन आदि अभी उठा ही नहीं होता है। लक्ष्य उसे उठाने जाता है और उसे परेशान करने के लिए कहता है, आदि तेरी दुल्हन जा रही है, अपने मायके उठ जा। आदि के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़ते हैं वो उठकर बैठ जाता है। आदि, क्या कहा तूने अभी? लक्ष्य, उदित जी अपने माँ पापा के साथ लखनऊ जा रही हैं। आदि नीचे आते हुए, ऐसे कैसे वो जा सकती है? लक्ष्य ने उसे भागते देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, एक वक्त था जब ये लड़कियों से दूर भागता था, और एक आज का वक्त है ये लड़की के पीछे भाग रहा है। धन है प्रभु तेरी महिमा। खुद से बोलती वो कमरे से बाहर निकला तो सामने ही उसे माही मिल गई। माही, जरा नीचे झुको तुम। लक्ष्य, यार तुम तो प्रो हो, मतलब सुबह सुबह कौन इतना रोमांटिक होता है? ये कहकर वो नीचे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि माही उसके गालों पर किस करने वाली है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। माही ने जोर से उसके कान खींचते हुए कहा, मेरे जीजू को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बस यार तुम तो बड़ी वायलेंट हो। मुझे लगा इस लड़की को मेरी प्यारी सी शक्ल पर प्यार आया होगा, लेकिन ये तो मेरे कान का भरता बनाने के लिए परेशान है। कान छोड़ो माही। माही, क्यों छोड़ दूँ? बेचारे आदि जीजू को नींद से उठाकर तुमने जो परेशान किया है उसका क्या? लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कान छोड़ दो। माही, धमकी और मुझे नहीं छोड़ रही, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, फिर मुझे जो करना है कर लेता हूँ, बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। ये कहकर उसने माही की कमर पकड़कर उसे उठा लिया और अपना चेहरा उसके करीब लाने लगा। माही ने उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन छूट नहीं पाई तो सामने देखकर चिल्लाई, शांतनु जीजू, जरा अपने भाई की हरकत अपनी आंखों से देख लीजिए। जीजू का नाम सुनना था कि लक्ष्य ने माही को नीचे उतार कर पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं भाई, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। लक्ष्य, माही तुम्हारी तो, वो पीछे एक तरफ मुड़ा लेकिन माही वहां भी नहीं थी। लक्ष्य ने नीचे की ओर देखा तो माही के चेहरे पर एक विनिंग मुस्कान थी, जो इतनी मासूम थी कि लक्ष्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आदि भागते हुए नीचे आया और अर्चना और शैलेंद्र जी का हाथ पकड़े उदित को देखकर बोला, ये कहाँ जा रही है? उसकी बात सुनकर नानी और मामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, अपने माँ पापा के साथ जा रही है, और कहाँ जाएगी? अब शादी हो गई है ना, वैसे भी शैलेंद्र जी को घर जाना है, वहाँ का भी काफ़ी काम बाकी है। आदि, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? सुहाना की ओर देखकर, भाभी आप रोकिए ना पापा को। आदित्य को ऐसे भागते हुए आते देख सब उसके मजे लेने के मूड में आ चुके थे। उसे परेशान करना कोई आसान बात नहीं थी, और आज जब ये मौका खुद हाथ लगा तो कोई कैसे जाने देता। सुहाना, आदि भाई मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं तो, और उदित को भी लेकर जा रहे हैं। उसे तो कुछ दिन यहाँ रहना ही चाहिए था। आदि, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उसे तो यहाँ रहना चाहिए था। फिर नीरो को अपनी तरफ खींच के, नीरो के बच्चे, तेरी लव स्टोरी में मैंने इतनी मदद की और आज तो मेरी इतनी सी मदद नहीं कर पा रहा है। नीरो, मैं क्या मदद करूं? उन्हें ये बोलूं कि ये बेटी की शादी की है तो दूसरी दहेज में देते जाओ? हद करता है यार। नानी के कहने पर वो नहीं रुक रहे तो जैसे मेरी तो बड़ी मान जाएंगे। आदि, साले बोल ना, खुद का काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। दामाद है तू, मैंने सुना है लोग दामाद को सर पर बिठाते हैं, यहाँ तो तुझे बस उदित को रोकना है। नीरो, तू ही रोक ले, ये तो तूने पहले भी किया है, सबके सामने कहा उदित को प्यार करता है तो उसी हक से रोक भी ले।
आदि तू सही कह रहा है। ये कहकर आदि ने उदित का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा मैं उदित को अभी लखनऊ नहीं जाने दूंगा। शैलेंद्र जी, बेटा जी ये कहीं नहीं जा रही और ना ही अभी हम जा रहे हैं, हम दोनों तो दीदी के यहाँ जा रहे हैं। शैलेंद्र जी की बात सुनकर आदि ने सबकी ओर देखा तो सब एक साथ मुस्कुराने लगे। आदि नीरो के कान में, साले तेरी खबर तो मैं ऑफिस में लेता हूँ। नीरो का इंस्टेंट रिप्लाई आया, कुछ नहीं कर सकता, मैं लीव पर हूँ, मैं अभी 15 दिन की लीव पर हूँ। आदि, उसके बाद तो आएगा। नीरो, तब तू लीव पर जाएगा। आदि, तेरे कहने का क्या मतलब है। नीरो, बाद में बताऊंगा, अभी तो चल मम्मी पापा जा रहे हैं। आदि, बताना जरूर। दोनों ने जाकर शैलेंद्र और अर्चना जी के पैर छुए। उन दोनों के जाने के बाद सामने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद आदित्य सीधे दी और जीजू के कमरे में आ गया और बेड पर बैठी दी सामने स्टूल पर बैठकर बोला, आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बंदा दी कुछ कहती उससे पहले लक्ष्य भी माही का हाथ पकड़े अंदर आते हुए बोला, भाई भाभी मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। जीजू, क्या बात है नूरजहां, आज कुछ स्पेशल है क्या। आपके भाई और देवर दोनों को आपसे ही बात करनी है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि दोनों का टॉपिक सेम है। आदि लक्ष्य के हाथों की ओर देखकर, जीजू अब तो मुझे भी इस टॉपिक पर इंटरेस्ट आ रहा है, चल तू बता पहले क्या बताना था तुझे। लक्ष्य, नहीं कुछ इतना भी खास नहीं था, तू बोल ले पहले। आदि, तू बता पहले, तेरा ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक है, तू पहले बता। वंदना दी, एक काम करो, दोनों पहले बाहर जाकर डिसाइड कर लो कि किसे पहले बताना है, तब तक मैं कुछ काम कर लूँ। जीजू, नूरजहां थोड़ा आराम से, देखिए जरा आपके देवर जी के हाथों की तरफ, आधी बात तो खुद के खुद समझ आ जाएगी आपको। लक्ष्य जीजू को गले लगाते हुए, भाई आप तो सच्ची वाले जीनियस हो, मन की बातें समझ लेते हो। जीजू, चापलूसी करना बंद कीजिए और ये बताइए कि कहना क्या है। वैसे जहाँ तक मैं समझा हूँ ये बात इन मोहतरमा से जुड़ी हुई है। आदि, सच्ची जीजू क्या दिमाग लगाया है इन दोनों का हाथ एक साथ देखकर, मुझे ही कुछ ऐसा लगता है। लक्ष्य, सही समझे भाई, आपको माही के माँ पापा से बात करनी होगी हमारी शादी के लिए। लक्ष्य की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, साथ में माही भी हाथ छुड़ाकर बोली, जीजू आपका भाई झूठ बोल रहा है, इन्होंने मुझे कहा था कि ये बस इतना बताने वाले हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई। आदि, मतलब तुम्हें इससे शादी नहीं करनी है। माही, क्यों नहीं करनी जीजू, प्यार शादी करने के लिए ही किया है। जीजू बनना दी साथ में, शादी माही से इतनी जल्दी, वैसे ये सब कब हुआ। आप और माही, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं। माही, वही तो जीजू, शादी और इतनी जल्दी। आदित्य लक्ष्य को घूरते हुए, शादी तो छोड़ो, उसने मुझे बताया भी नहीं तुम्हारे बारे में। आदि की बात सुनकर लक्ष्य नजरें चुराने लगता है तो वंदना उसकी साइड लेते हुए, हाँ तो क्या हुआ, और वैसे भी हमारे देवर जी इतने प्यारे हैं, किसी को भी पसंद आ सकते हैं। ये कहकर वंदना माही की ओर देखने लगती है तो आदित्य उसके पास आकर बोला, दी इसे इतना सीधा मत समझिए, जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी तो इतनी स्वीट सी लड़की इसके साथ है। माही ऐसे ही किसी के हाथ आने वाली लड़की नहीं है, इसने जरूर अपना वकीलों वाला दिमाग चलाया होगा। आप इसे प्यारा कह रही हैं, जरा आंखें तो देखिए इसकी कितनी तेज है। फिर माही को देखकर, अभी भी मौका है साली साहिबा, सोच लीजिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। माही, डोंट बड़ी जीजू, भले पाला वकील से पड़ा हो, पर यह पार्टी भी कम नहीं है। हकीकत तो क्या, ख्वाब में भी कुछ गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि बेचारे को अपनी अतड़ियाँ तुड़वाने का शौक थोड़े है। माही लक्ष्य को देखकर विंक करती है और उसकी इस बात पे जीजू और आदि ताली बजाकर हंसने लगते हैं। जीजू, वाह मोहतरमा, विचार तो काफ़ी अच्छे हैं आपके, पर अगर प्यार है तो मम्मी पापा से बात तो करनी ही पड़ेगी, शादी का क्या है कभी भी हो जाएगी। माही, उनसे मिलने के लिए तो आपको इंदौर आना पड़ेगा जीजू। लच, क्या जीजू जीजू लगा रखी है, भाई बोलो इन्हें। ये सुनकर बंदा थोड़ी कड़क आवाज में बोली, इतनी जल्दी रिलेशन ना बनाओ, शादी तभी होगी जब हम बोलेंगे, और उसके लिए माही को हमें इम्प्रेस करना होगा। सब वंदना की ओर देखते हैं तो वंदना आंखों के इशारे से कहती है, क्यों मजाक कर रही है, बिना हमारी मदद किए कुछ नहीं कर सकती है। वंदना के बोलने पर माही लच को देखती है, पर लच बेचारों वाला फेस बना लेता है। माही आगे आकर, हाँ बताइए दी क्या करना है मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस वो काम करने का मूड होना चाहिए। माही की इस बात पर जीजू के साथ लच और आदमी मुस्कुराने लगे। जीजू, नूरजहां, यह आपकी देवरानी
आज बने या 4 साल बाद, लेकिन है बड़ी धाकड़। वरना हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिर माही के चारों तरफ घूमकर, वैसे तो आप काफ़ी अच्छी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलनी पड़ेगी। माही, हाँ, गलत आदतों की बातें करें तो उन्हें सही करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझ में गलत आदतें हैं ही नहीं। माही ने एकटक वंदना को देखते हुए कहा, वंदना, पहले तो हमें दीदी बोलना बंद कीजिए, क्योंकि हमें ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। माही, तो मैं क्या कहूँ आपको? वंदना, अब हमारे देवर से शादी होगी तो हम भाभी होंगे ना आपकी। माही वंदना को सरप्राइज होकर देखने लगती है। वंदना, सरप्राइज लुक देने की जरूरत नहीं है। आप हैं ही इतनी प्यारी कि कोई आपको ना कह ही नहीं सकता है। हम तो बस थोड़ी टांग खिंचाई कर रहे थे आपकी। लच, और इंदौर की ये धाकड़ लड़की फिर भी नहीं डरी? वरना लच, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी बात कहने में कैसा डर। बल्कि तुम ये देखो, इन्होंने हर सवाल का जवाब कितने सलीके से दिया, बिना किसी गलत बात के। फिर माही की ओर देखकर, तो माही तैयार है हमारी देवरानी बनने के लिए? माही लच की ओर देखकर, सिर्फ इस बंदे की बात होती तो मुझे कुछ टीम चाहिए था, लेकिन अगर आप और भाई हैं साथ में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना फिर तो हम खुद आएंगे आपके माँ पापा से आपको चुराने। आखिर इतनी प्यारी देवरानी को लाने में देर क्यों करे? लच जीजू और आदि को देखकर, यार, इन दोनों लोगों ने तो पार्टी ही बदल ली अपनी। आदि और जीजू, पहले प्यार का पहला गम है, भाई झेल ले किसी तरह। वरना आप लोग नौटंकी बंद कीजिए, हमने कोई पार्टी नहीं बदली, बस इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आदित्य, यार, अब ये भाभी देवर का मामला खत्म हो गया हो तो मेरी भी सुन लो। शांतनु, आपकी बात तो हमें रटी रटाई है। आदि, मतलब आप जानते हैं कि मुझे क्या कहना है? जीजू, और क्या, आपको यही कहना है ना कि उदित के पापा से तुम्हारी भी शादी की बात करें? आदित्य, हाँ। जीजू, साले साहब, आपसे ज़्यादा जल्दी हम लोगों को है। अभी पंडित जी आ रहे हैं नीर और सुहाना जी की कुछ रस्मों के लिए, तो नानी जी तभी उनसे आप दोनों की शादी की बात करेंगी। अब जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए, शाम को रिसेप्शन भी है नीर का। जाओ अब सब। तभी हरिराम आता है। वो कुछ बोलता है उससे पहले लच उसकी नकल उतारते हुए बोला, दीदी जी, आपको नानी जी बुला रही हैं। जीजा जी आपको भी, आदि भैया आपको भी, और लच भैया आपको भी। लच की इस हरकत से सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। साथ में हरिराम झेप जाता है। हरिराम, क्या भैया आप भी नीचे आइए आप लोग। शांतनु, आप चलिए हम लोग आते हैं। नीचे पंडित जी आ चुके हैं। तभी नीरो और सुहाना नीचे आते हैं तो बाकी सब उनके ऊपर फूल गिराते हैं। नीरो ऊपर सर करके देखता है तो छत पर माही, लच, आदि, उदित, जीजू, दी और नील दिखते हैं, जो उन पर फूल डालकर उनका स्वागत करते हैं। सबका इतना प्यार देखकर सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आदित्य जल्दी से नीचे आकर सुहाना के आंखों से निकले आंसुओं को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आपके आंसू बहुत कीमती हैं दी, उन्हें ऐसे वेस्ट मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि इन खूबसूरत आंखों में आंसू आए। वरना सुहाना आदित्य को देखती हुई, वरना आदित्य, वरना मैं नीरो को घर के बाहर धूप में खड़ा कर दूंगा। वरना दी, यही तो सिंगल रूट प्राणी थे हमारे घर में, लो अब इन्हें भी नाटक करना आ गया। दी की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। सुहाना आदि के सर पर हाथ रखकर, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहें और हम आपकी बात ना माने? आप देवर से पहले हमारे भाई हैं। तभी आकाश नीचे से ऊपर सीढ़ी पर सुहाना के पास आकर बोला, भाभी, मैं सबसे छोटा हूँ तो सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं ले जाऊँगा आपको नीचे। फिर सबको देखते हुए, अब 2 घंटे तक कोई सामने नहीं आएगा भाभी के पास, ये मेरे साथ रहेंगी। नीरो, मैं भी नहीं आ सकता? आकाश, हाँ भाई, आप भी। नानी, तो बेटा ये रसमन कौन करेगा सुहाना बिटिया के साथ? आकाश, हाँ, तो मैंने साथ रहने को बोला है, ये थोड़े बोला है कि भाभी को डेट पर ले जा रहा हूँ। भाई चाहे तो भाभी के पास बैठकर रस्में कर सकते हैं। आकाश की बातें एक बार फिर सबको हंसने पर मजबूर कर ही देती है। अंगूठी ढूंढने की रस्म पूरी होती है। सुहाना सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। पंडित जी चले जाते हैं तो आदित्य जीजू की ओर इशारा करके पूछता है, शादी का क्या हुआ? आदित्य का सवाल समझकर जीजू बेचारे जैसा फेस बना लेते हैं जिससे आदित्य को गुस्सा आने लगता है। तो वंदना दी कहती है, उन्हें ऐसे मत देखिए, जाइए रेडी हो जाइए, अभी आपकी और उदित जी की सगाई है। आदित्य, इतनी जल्दी? वरना पंडित जी ने बोला है कि 2 दिन बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, वरना उसके 4 दिन बाद का मुहूर्त है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो हम नानी से बोलकर 4 महीने बाद वाला मुहूर्त करवा देते हैं।
आदित्य, बिल्कुल नहीं दी, हम जा रहे हैं। आदित्य भागकर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में आदित्य और उदित की सगाई हो जाती है और 2 दिन बाद शादी। शादी के दिन उदित ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था, जिसकी चुनरी में नीरो ने खुद की पसंद से चांद तारों की डिजाइन बनवाई थी। मंडप में वैसे ही चांद तारों की डेकोरेशन की गई थी जैसे उदित ने अपने कमरे में की थी। ये सब देखकर उदित की आंखें भर गई तो नीरो ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे आंसू नहीं पसंद साली साहिबा, आप ये तो जानती है ना, आज आपका सबसे खूबसूरत दिन है। जब आपसे मिले थे तो नहीं जानते थे कि हम एक खूबसूरत रिश्ते में बंधने वाले हैं। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को लाने वाले एंजल हैं। अब आप भी खुशी खुशी इस टाइम को एंजॉय करिए। वो देखिए, आदि भी आ गया। उदित ने देखा आदित्य ने स्लेटी कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों ने पूरी रस्मों और कस्मों के साथ एक दूसरे को आज पूरी तरह अपना बना लिया था। आदित्य ने देखा जब वो उदित की मांग में सिंदूर लगा रहा था तो उदित की आंखों में आंसू थे। आज शैलेंद्र और अर्चना जी बहुत खुश थे। उनकी दोनों जिगर के टुकड़े आज बहुत खुश थे। ये किसी भी माँ बाप के लिए तीर्थ के फल मिलने जैसा था। शाम को उदित कमरे में बैठी थी, तभी आदित्य कमरे में आता है। गेट पर लच, नील, नील, आकाश, वंदना और जीजू खड़े रहते हैं। आदित्य कि गेट पर क्यों खड़े हैं आप, चलिए हटिए। आदित्य की बात सुनकर आकाश और नील हट जाते हैं, पर बाकी वहीं खड़े रहते हैं। आदित्य, आप लोगों के लिए अलग से अनाउंसमेंट करवाऊं क्या? वंदना हाथ आगे करके, पहले नेक दो, इतनी मदद की आपकी, लेकिन आपसे थैंक्स तक ना बोला गया। चलिए अब नेक दीजिए। आदित्य, दी आपके लिए जान भी। जीजू, ना साले साहब, हमें ये दिल जान नहीं चाहिए, वो उदित जी के लिए ही ठीक है, हमें तो वॉलेट दीजिए अपना। आदित्य, जीजू आप भी। जीजू, क्या जीजू आप भी, चलिए दीजिए। आदित्य ने अपना वॉलेट देते हुए कहा, अब जाऊं? लच, हाँ तो जाना, हमने कौन सा रोक रखा है, उदित जी वेट कर रही होंगी, जल्दी जा। आदित्य, सच में नौटंकी है सब। आदित्य अंदर जाता है तो उदित अंदर घूंघट करके बैठी रहती है। आदित्य, अब ये क्या है? उदित, तुम ही हो ना, या फिर किसी और को बिठा दिया है इन सब ने? उदित घूंघट उठाकर, हम करना नहीं चाहते थे ये सब, पर सबने कहा था हमें। आदित्य उदित के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर उसे बालकनी में ले आया और फिर उससे आसमान की ओर दिखाकर कहा, वो देखो, आज हमारे मम्मी पापा कितने खुश हैं, ये देखकर कि हम एक हो गए हैं। उदित आगे जाकर रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। आदित्य पीछे से जाकर उसकी कमर पकड़कर उसके गले पर अपना चेहरा रखकर बोला, तुम खुश हो? उदित, प्यासे को पानी देकर आप पूछ रहे हो खुश हो? हम बहुत खुश हैं। इतने की आंखें भी उसकी गवाही दे रही हैं। उदित आदित्य के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। उदित, आपको याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? दोनों सोचकर हंसने लगते हैं। तभी अलार्म की आवाज़ से उनका ध्यान कमरे की तरफ जाता है। वहाँ एक के बाद एक अलार्म बजने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए, हमारी फैमिली पूरी पागल है। कुछ दिनों बाद जीजू ने माही के माँ पापा से लच और माही के रिश्ते की बात की और उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। अचानक से मिली इन जोड़ियों ने अपने अपने प्यार पा लिए। भले मुश्किलें आई, पर इनका प्यार आखिर पूरा हो ही गया। 3 साल बाद उदित इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है और आदि बाहर टहल रहा है। उसके साथ इस वक्त सुहाना और वंदना है। तभी नानी और मामी जी घबराती हुई आती हैं। मामी जी, क्या हुआ? वंदना दी, अभी कुछ पता नहीं चला मामी। नानी, लेकिन ये हुआ कैसे? वंदना दी, नानी, अचानक पार्क में घूमते हुए उदित को लेबर पेन हो गया। हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ आ गए, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उदित काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। आदि को देखिए, पिछले 1 घंटे से पागलों जैसे टहल रहा है। सुहाना आदि के पास जाकर, आदि भाई रिलैक्स, सब सही होगा। आदि, भाभी, उसे कितना दर्द हो रहा था, कैसे करेगी वो? नानी, बेटवा, बच्चा इतने ही दर्द से हुआ था। एक औरत 30 हड्डियों के टूटने का दर्द एक साथ बर्दाश्त करती है तो वो माँ बन पावत है। चिंता ना करो, भगवान सब सही करेंगे। नानी अभी बोल ही रही थी कि अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर आदि की आंखों में आंसू आ गए और बन्ना दी के गले लग गया। इस वक्त वो सच में रो रहा था। बन्ना दी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बच्चे के पापा बन गए हो तुम और खुद रो रहे हो? कुछ देर बाद उदित को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया तो सब उसे देखने गए। आदि की नज़र कभी पालने में लेती अपनी बेटी पर जाती तो कभी उदित पर। नानी, कितनी सुंदर बिटिया है। उदित बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मामी, सच कहा माँ जी आपने, बिटिया तो एकदम से उदित पर ही गई है।
तभी बन्ना दी ने बच्ची को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बन्ना दी लेकिन आते बिल्कुल आदि जैसे ही है। वरना उसे लेकर खिला ही रही थी कि नीरो और जीजू बैलून लेकर अंदर आते हुए बोले, रास्ता दो जरा, दोनों भाइयों को अपनी बहन से तो मिलने दो। नीरो ने दो छोटे बच्चों का हाथ पकड़ रखा था। बड़े वाले बच्चे ने बन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा मुझे भी अपनी सिस्टर को लेना है। तभी दूसरे बच्चे ने तुतलाती आवाज में कहा, नहीं भाई, बुआ पहले मुझे बेबी को देंगी। नीरो, तरुस, कुणाल ऐसे झगड़ा नहीं करते। अभी बेबी को बस देख लो, हम घर चलकर बेबी के साथ खेलेंगे। कुछ देर में सब बाहर चले गए। आदित्य ने बच्ची को हाथ में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह चले। आदि ने उदित के माथे के बालों को हटाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। उदित ने उसके गालों को छू कर कहा, थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी जिंदगी को इतनी सारी खुशियों से भर दिया है। आदि ने बेबी को हाथ में लेकर एक बार फिर उदित का माथा चूम लिया। ये कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। थैंक यू।